नमस्कार, मैं हूं अरविंद तिवारी। डीजियाना विशेष में आज हमारे बीच मौजूद हैं मध्य प्रदेश के एमएसएमई और विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा। श्री सकलेचा आज इंदौर में उद्योगपतियों, औद्योगिक संगठनों से चर्चा के लिए इंदौर में थे और इस चर्चा जो लगभग 4 से 5 घंटे का संवाद सत्र था, उसमें उद्योगपतियों से जुड़े अनेक मुद्दों पर आपने बहुत बेबाकी से अपनी बात कही। श्री सकलेचा आज हमारे बीच हैं। मैं डिजाइनर न्यूज की ओर से आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। कोविड के इस दौर में लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योगों की स्थिति सबसे खराब मानी जा रही है और इन में से ज्यादातर उद्योगों के सामने अपना अस्तित्व बचाने का संकट है। कई उद्योग श्रम कानूनों की समस्या से परेशान हैं, तो कई जो है पावर कॉस्ट इतनी आ रही कि उसके बीच में अपना सर्वाइवल महसूस नहीं कर पा रहे कि हम आखिर सर्वाइव कैसे करें। और भी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिन पर आज हम श्री सकलेचा से चर्चा करेंगे। सकलेचा जी, एक बड़ी चर्चा लोगों के बीच में जो है सामान्य चर्चा हो चुकी है अब ये कि कोविड के इस दौर में लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योगों का क्या भविष्य है, ये इंडस्ट्री आखिर कैसे सरवाइव कर पाएगी? ये कड़वा सच है कि सबसे ज़्यादा तकलीफ में आज की तारीख में एमएसएमई के इंडस्ट्री जी, मध्यम, स्मॉल, छोटी, जिनका पूरे साल का अगर अपन हिसाब लगाएं तो 10 से 12% नफ़े पे काम करती है। जी, 10 से 12% पूरा सालाना का नफ़ा। जी, सालाना नफ़ा 3 से 6 महीने हो गए। 6 महीने में अगर औसत में अगर 1 महीने उद्योग बंद हो जाता है जी, तो 10% उसका प्रोडक्शन लॉस हो गया, उसकी आमदनी खत्म हो गई, खर्चे तो उसके बंधे हुए, तो पूरे 11 महीने उस 1 महीने के नुकसान को कवर करने में वो लगा देता है। तो उसके 4 से 5 साल की स्टैंडर्ड प्रॉफिट का रेशो पूरा खत्म हो गया। तो उसे आज बहुत बड़े ढाढ़स की, हिम्मत की जरूरत है। मैं वास्तव में नमन करता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को, जिन्होंने उनकी पीड़ा को समझते हुए उन्हें ब्रीदिंग के लिए टाइम दिया जी, उन्हें देश भक्ति के नाम पे उनमें एनर्जाइज करके उनकी एनर्जी लेवल इतनी बढ़ा दी कि बिना प्रॉफिट के भी कुछ समय वो सरवाइव करके लोगों को रोजगार दे और देश के लिए टैक्स कलेक्शन का माध्यम बने जी। और ये वास्तव में केवल इन 2 शख्सियतों का बिल्कुल पूरी विश्वास के साथ कि वो उन्हें हमें बचा के ले जाएंगे, उसके कारण ये संभव हुआ है। वरना बहुत जल्दी बहुत सारे उद्योग बंद होके वाइंड अप कर जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि एक और इस दोनों के सामने सबसे बड़ा पूरे भारत के एमएसएमई के सामने चैलेंज है चाइनीज कास्ट को कॉम्पीट करना। दूसरा, बिल्कुल कैसे कर पाएंगे? इतनी मंदी में वो चाइना से कैसे कॉम्पीट करे? तो उसमें भी प्रधानमंत्री जी ने 3 फैक्टर है चाइना और इंडिया के बीच में जो कीमत तय करते हैं। बिना या 1%, 2% ब्याज पे चाइना में पैसा मिल जाता है। दूसरा, उन्हें बिजली बहुत सस्ती मिलती है। तीसरा, उनके श्रम कानून बहुत आसान है और हमारे यहाँ इसमें बड़ी तकलीफें हैं। हमारे यहाँ किसी एक सिस्टम के कारण हर जगह कॉन्ट्रैक्टर को बीच में फंसा के 25 से 30% श्रमिकों का हिस्से का पैसा कंपनी भी उसे देके खुश है और मजदूर भी उस बात को ठीक से प्रॉपरली उठा नहीं पाया क्योंकि वो ऑर्गेनाइज सिस्टम में नहीं। वही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि एमएसएमई को एक बूस्ट तो प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर
भारत के नारे से मिल सकता है, मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि एक उन्होंने जज्बा जगा दिया है उद्योगपतियों के बीच में। तो क्या आप मानते हैं कि जो प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत का नारा है, ये भी एक ये जज्बे MSME का कारण तो है, जी। लेकिन प्रधानमंत्री ने केवल नारा ही नहीं दिया, साथ में ब्याज भी कम किया, और किस्तों को भी आगे बढ़वाया है, ब्याज का रेट कम किया, 20% अतिरिक्त पैसा बिना गारंटी के सभी बैंकों को निर्देशित किया। उसको मैं खुद व्यक्तिगत रूप से ऑब्जर्व कर रहा हूं कि अगर किसी को पैसा नहीं मिलेगा तो हम खुद कोऑर्डिनेट करेंगे। तो ब्याज भी किया, अतिरिक्त क्षमता बढ़ाई और विश्वास दिलाया। तो वो तो प्रधानमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर किया, सिंगल पॉइंट क्लियरेंस करी, दूसरे डिपार्टमेंट का इंटरफेरेंस कम किया, लेबर लॉज में बहुत सुधार किए ताकि उसको ये लगे कि एक नहीं दोनों हाथ उस कमजोर जो अभी हो रहा था MSME सेक्टर, तो एक तरफ से प्रधानमंत्री और एक तरफ से मुख्यमंत्री ने पकड़कर आगे बढ़ाने का प्रयास किया। सकलेचा जी, सिंगल विंडो की बात लंबे समय से होती आ रही है, और मैंने सिंगल विंडो नहीं कहा, सिंगल पॉइंट। मैं सिंगल विंडो पे आपको लाता हूँ कि सिंगल विंडो की बात लंबे समय से हो रही है कि सिंगल विंडो सिस्टम, लेकिन उद्योगपतियों का अनुभव सिंगल विंडो को लेकर अच्छा नहीं रहा। लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपके MSME मिनिस्टर बनने के बाद सिंगल विंडो सिस्टम में ही तब्दीली लाई जा रही है और उसमें जिम्मेदारी मुकर्रर की जा रही है। तो अब ये जो सिंगल विंडो सिस्टम में जो आप बदलाव ला रहे हैं वो क्या है? मैं सिंगल विंडो की जगह सिंगल पॉइंट क्लियरेंस बात कर रहा हूं। सिंगल पॉइंट क्लियरेंस, हाँ, मैं इस हिसाब से बात कर रहा हूं। आपने देखा होगा कि बड़े उद्योगों को कोई भी आता है तो प्रशासन एक ऑफिसर की नियुक्ति करता है उसकी कोऑर्डिनेशन के लिए, ताकि उसकी भागदौड़ कम हो और वो उद्योग लग जाए। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि बड़े उद्योग वातावरण बनाते हैं जी। इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपिटल घुमा देते हो, लेकिन प्रति स्क्वायर मीटर अगर मैं देखूं तो बड़े उद्योग के मुकाबले छोटे MSME के उद्योग 4 से 6 गुना ज़्यादा रोजगार देते हैं। इवन कृषि भी 2 से 3 गुना ज़्यादा रोजगार देती है। तो रोजगार के मामले में बड़े उद्योग स्टेट के को वो चीज़ नहीं देते हैं जिसकी आज सबसे बड़ी ज़रूरत है। वो अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो टैक्स में करते हैं, और उसमें भी कई बार कई उद्योगों का टैक्स का कंसेशन ऐसा होता है कि वो सिर्फ वातावरण और एंसिलरी काम के लिए ही यूजफुल रहते हैं। तो ये जिला उद्योग केंद्र जो आपकी एक बड़ी इकाई है, उसको इस सिंगल पॉइंट क्लियरेंस से आप कैसे जोड़ रहे हैं? क्या कुछ जिम्मेदारी मुकर्रर की जा रही है? मैंने ऑलरेडी चर्चा करी है। मैंने सभी 52 जनरल मैनेजर जो हमारे हर जिले में है उनकी 2 बार वेबिनार के माध्यम से बात करी। एक बार मैंने आधे जनरल मैनेजर से व्यक्तिगत बात करके, उनके पास एवरेज एक जिले में 10 से 12 लोगों का और बड़े जिलों में 16-17 लोगों की टीम का काम होता है। मैंने उनको एक इंडस्ट्रियल जोन या एक प्रोडक्ट के लिए एक व्यक्ति को डेली उनकी सुविधा के लिए उनको डेप्यूट कर रहा हूँ कि भैया आपकी जिम्मेदारी होगी कि अगर इस इंडस्ट्री को बिजली से कोई तकलीफ आएगी, इस इंडस्ट्री को नगर निगम से कोई तकलीफ आए, इस इंडस्ट्री को और एनवायरनमेंट पॉल्यूशन की कोई प्रॉब्लम आए, इस इंडस्ट्री को कोई और तकलीफ आए, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट में तकलीफ आए और कोई कोऑर्डिनेशन में तकलीफ आए, तो उसकी मदद के लिए एक व्यक्ति स्पेसिफिकली उस डिपार्टमेंट का, उस जिले का जिम्मेदार होगा, ताकि उस छोटे आदमी जो हर चीज़ का एक्सपर्ट नहीं अफोर्ड कर सकता है उसको सपोर्ट मिले और वो सिर्फ अपने प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग में ध्यान दे। इसमें महाप्रबंधकों की क्या भूमिका रहेगी? जो कि वो सबका बैलेंसिंग करेंगे, और अगर बैलेंसिंग नहीं हुआ और अगर ज़्यादा कंप्लेन आएगी तो महाप्रबंधक के ऊपर कार्रवाई होगी। और मैं उससे एक और बड़े विषय पे आपका ध्यान लाना चाहता हूँ कि MSME के पास R&D के लिए पैसा नहीं होता है। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि पैसा नहीं है उसके पास। वो अपने पैसे को इतने महंगे ब्याज के पैसे से वो सबसे पहले इसी चीज़ को नॉट यूजफुल फॉर द डे टू डेज प्रॉफिट, इसलिए वो सबसे पहले उसको काटता है, और उसके काटने से कई बार 2 से 3 साल या 5 साल में वो आउटडेटेड हो जाता है, टेक्नोलॉजी में आउटडेटेड हो जाता है,
कॉस्ट इफेक्टिव में आउटडेटेड हो जाता है। तो हमने अभी अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के उसके माध्यम मंत्री भी से, आप ही हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी? उसके माध्यम से अब हमने कई छोटे उद्योगों के लिए अलग अलग जगह R&D ऐसी कर उन्हें सुविधाएं दें कि वो सिस्टम से आउट होने के पहले उन्हें नई चीज उन्हीं के पास आ जाए। आज अगर 5 से 7% इंडस्ट्री केवल इन टाइम R&D की अपडेशन ना होने के कारण आउट हुए, तो वो भविष्य में ना हो उसकी चिंता करें। दूसरा, हमने जो उनके माध्यम से जो एक्सरसाइज करी है कि उनको नया जो प्रोडक्ट आने वाला है उसके लिए आने वाले नए यंग एंटरप्रेन्योर को ऑप्शन ऑफ न्यू सिलेक्शन ऑफ द आइटम और उसकी टेक्नोलॉजी उनके घर पे उपलब्ध हो। मैंने अभी बात करी DRDO के चेयरमैन से कि भैया डिफेंस में अब जो नए डिफेंस में अभी तक MSME की एंट्री नहीं है, उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? अब बड़ी एंट्री होने वाली है, बड़ी एंट्री होने वाली है। डिफेंस के DRDO के चेयरमैन खुद मध्य प्रदेश में आ रहे हैं अपनी टीम को लेके। कौन कौन से प्रोडक्ट MSME में लग सकते हैं उसकी वो लिस्ट देंगे, उनकी टेक्नोलॉजी वो देने को तैयार है और वो चर्चा करेंगे ओपन प्लेटफॉर्म में। एक दिन का मैं सेमिनार रख रहा हूँ, वो प्रोडक्ट डिस्प्ले भी करेंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे डिफेंस मंत्री सब ये चाहते हैं कि ये चीजें तेजी से भारतीयकरण हो, विदेश से आए ना, और वो भारत के लिए ही नहीं भारत से एक्सपोर्ट करने के लिए भी यहाँ बने और वो हब बनेगा। संकेता जी, एक बात आप लंबे समय से उठाते आए हैं कि जब तक हम एजुकेशन को क्वालिटी से नहीं जोड़ेंगे, एजुकेशन को समय की जरूरत से नहीं जोड़ेंगे, तो हमारे इस एजुकेशन का कोई महत्व नहीं है। मुझे अच्छे से ध्यान है कि एक इंदौर प्रेस क्लब के कार्यक्रम में कुछ साल पहले हमने जब आपको बुलवाया था तो आपने नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश जोशी, दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में कहा था कि हम प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेजेस के माध्यम से 70,000 वाइट कॉलर क्रिमिनल्स तैयार कर रहे हैं। अभी मंत्री बनने के बाद भी आपने जब उद्योग जगत के लोगों से बातचीत की तो आपने उनसे एक बात जो बहुत स्पष्टता से कही कि आप अपनी आवश्यकता बताएं शिक्षण संस्थाओं को। शिक्षण संस्थाओं से आपने कहा था कि आप औद्योगिक क्षेत्र के नुमाइंदों के साथ बैठें, IT सेक्टर का व्यक्ति है तो IT सेक्टर के नुमाइंदों के साथ बैठे और एक्सप्लोर करें कि हमारी आखिर जरूरत क्या है, ताकि हम अपने स्टूडेंट को उसी के मुताबिक मोल्ड कर सके। उस दिशा में क्या होने जा रहा है? देखिए, मैं बहुत सीधी बात जानता हूं, जैसे जैसे आप कॉम्पिटिटिव होगे, कंपटीशन बढ़ेगा, तो आपको क्वालिटी देनी पड़ेगी और इन टाइम देनी पड़ेगी और सबसे रीजनेबल कास्ट में उस प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा। अब उसमें हमारे यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री वाला 3 महीने के लिए अपने नए एम्प्लॉय को लेके उसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रेनिंग करने की तनख्वाह दे, उस पर खर्चा करे। और विशेषकर मैं अगर IT में देखूं तो वो आदमी 6 महीने बाद और साल भर में जब परफेक्ट होगा तो वो और बेटर जम के बाद उसका जो दूसरी कंपनी में जम कर जाएगा। तो द फर्स्ट ट्रेनर कंपनी को तो किसी भी कीमत में फायदा नहीं होता है। इसलिए मध्य प्रदेश में इस IT इंडस्ट्री की ग्रोथ तुलनात्मक कम हुई। मैंने बात उस समय पे भी रखी थी, बीच में भी मेरी सब जगह बात हुई और अभी मेरी अन्य मंत्री से, मोहन यादव जी से भी काफ़ी, पिछले बार हम इंदौर जब आए थे 15 अगस्त को, मोहन यादव वो मेरे साथ थे, तो हम दोनों ने ये संयुक्त रूप से हमारी माननीय टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर माननीय यशोधरा राजे सिंधिया जी से भी बात हुई। तो हम उसमें ट्रेड की रिक्वायरमेंट का एडिशनल डिग्री के अलावा एडिशनल 2 से 3 महीने का एडिशनल 1 घंटे का उसमें क्लास में एक्स्ट्रा कोचिंग करवा, ताकि स्टूडेंट जब इंडस्ट्री के लिए अपने आप को प्रेजेंट करे तो प्रिपेयर रहे वो। बिल्कुल, मतलब वो डे 1 से आउटपुट ओरिएंटेड उसे प्रोडक्ट मिले, क्योंकि उसे उस नए बच्चे पे इन्वेस्ट टाइम, ज्ञान या अन्य चीज़ों का इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े। डे 1 से वो आउटपुट देगा तो वो उसको सब प्रीफर करेंगे। उसके कारण हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे बाहर नहीं भटकेंगे, नहीं तो पूरे प्रदेशों में भटकते हैं। दूसरा सकलेजा जी, जिस हालत में कोविड के दौर में अभी इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए किसी अपरिपक्व स्नातक को अपने साथ जोड़ना तो कतई संभव नहीं, क्योंकि अभी तो इंडस्ट्री के सामने सर्वाइवल का मुद्दा है जी। एक बड़ा इशू और है साहब मध्य प्रदेश में, जिसको लेकर लंबे समय से बात चल रही है, उद्योगों को मिलने वाली पावर कास्ट का, और खासकर MSME को,
क्योंकि पावर कास्ट पे उन्हें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा, बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा। तो क्या मध्य प्रदेश सरकार, चूंकि अब एक समय ऐसा है जब आप इंडस्ट्री के सर्वाइवल की दिशा में सोच रहे हैं, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार पावर कास्ट को लेकर भी, या आपने कोई ऐसा प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार के सामने रखा है कि पावर कास्ट को लेकर हम कुछ कंसीडर करें? मैं 100% इस बात का पक्षधर हूं कि हम उन्हें, जैसे केंद्र मंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी ने ब्याज कम करके उनको एक आशा दिया है, श्रम कानून से मुख्यमंत्री जी ने भी आशा दी है, लेकिन अगर वो बिजली की कास्ट थोड़ी कम करके कैसे भी बजट से एडजस्ट करके अगर कम कर देंगे तो एमएसएमई डिपार्टमेंट बिल्कुल जेट के माफिक दौड़ेगा, क्योंकि पूरे भारत में वो कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। तो दूसरे राज्यों के भी कई उद्योग मध्य प्रदेश में आएंगे और रोजगार की समस्या से हम बिल्कुल पूर्ण रूप से आने वाले कुछ समय में मुक्त हो जाएंगे। तो बिजली की कास्ट एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और वो हमें, मेरी रिकमेंडेशन मैंने करी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे बहुत अच्छे तरीके से सुना, बहुत गंभीरता से लिया और वो बहुत जल्दी हफ्ता 10 दिन में ही एक बड़ी ग्रुप की बैठक बुला के उस पर निर्णय लेंगे। और जैसे ही वो निर्णय लेंगे वैसे ही हमारी एक और बड़ा विश्वास एमएसएमई का बढ़ेगा और तेजी से रोजगार के अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। शैलजा जी, आप नरेंद्र मोदी जी को जावद लाए थे, जावद विधानसभा क्षेत्र में डीकेन में आपने एशिया का, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उस दौर का सबसे बड़ा सोलर प्लांट प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटित करवाया था। वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों पर बहुत लंबी चर्चा चल रही है और आप तो लंबे समय से इस पे काम कर रहे हैं। पावर सेक्टर में आपका जो एक्सपर्टाइजेशन है उसको आप समय समय पर अलग अलग फोरम पे प्रेजेंट करते रहे। तो आपको क्या लगता है कि जो परंपरागत स्रोत हैं ऊर्जा के, नॉन कन्वेंशनल, इसको इसकी दिशा में बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए सरकार को? नहीं, सरकार बहुत कुछ कर रही है। दुनिया में अब ग्रीन पावर एकदम तेजी से आई है। ग्रीन पावर, एनर्जी कोई भी हो जी, एनर्जी का सोर्स एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, प्रकृति के अनुरूप हो, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और उस प्रयास में हम को ये विश्वास है कि मध्य प्रदेश ने बहुत तेजी से ग्रोथ करी और हमारे पास अभी एनर्जी के सोर्स को हम केवल अपने ही नहीं, हम कुछ एक्सपोर्ट करने में भी अपने आप को डाल सकें, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। एनर्जी के जो नए सिस्टम आ रहे हैं उसमें पावर स्टोरेज एक इम्पॉर्टेंट रोल है जी। और पावर स्टोरेज पे पिछली सरकार पे मेरी काफ़ी विधानसभा में भी बहस हुई थी और आज भी मैं ये कहता हूँ कि पावर स्टोरेज हमें तुरंत करके पावर एक्सपोर्ट के बारे में भी हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। आजकल पावर एक्सपोर्ट के कई नए फार्मूले आ गए हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि पावर हम वायर के माध्यम से, ट्रांसफार्मर और इसी के माध्यम से करें। पावर को हाइड्रोजन के फॉर्म में भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया लिक्विड हाइड्रोजन के फॉर्म पे जापान को पावर एक्सपोर्ट करता है, तो हम भी कर सकते हैं। हमें अपने आप को फोकस करके अपनी शक्ति को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। हमारी अभी शक्ति बिखरी हुई है, उसको एकत्रित करके एक जगह लगाते हुए शायद मध्य प्रदेश और राजस्थान चाहे तो सबसे बड़े पावर के एक्सपोर्ट के स्टेट बन सकते हैं और पावर एक्सपोर्ट ही उनको सबसे बड़ा रेवेन्यू का बेस भी दे सकती है। सेम वे विद इन इंडिया आल्सो इस पे बहुत तेजी से चर्चा चल रही है कि पावर, चाहे वो ऑटोमोबाइल के लिए एनर्जी का तरीका हो, फॉसिल फ्यूल हट के दूसरा फ्यूल आए, ग्रीन फ्यूल आए, ऐसी कई चीज़ों पे चर्चाएं चल रही है दुनिया के सब टेक्नोलॉजी को। क्योंकि पहले हम 20 साल टेक्नोलॉजी में कुछ विषयों में पीछे रहते थे, अब हम 2 साल का अंतर है। अभी जापान ने अभी पिछले साल गेम्स के पैटर्न पे पूरे टोक्यो में हाइड्रोजन पे सब व्हीकल कर दिए थे। उन्होंने हाइड्रोजन पे पावर इंपोर्ट करी। आज भी वो अपनी कुछ हद तक पावर हाइड्रोजन के माध्यम से, लिक्विड हाइड्रोजन के माध्यम से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें भी उसमें हिस्सा लेना चाहिए और एक्सपोर्ट करना चाहिए। एक बड़ी बात ये चल रही है सिक यूनिट्स के रिवाइवल की, और आज भी बहुत से इंडस्ट्रियल यूनिट्स के जो ऑनर्स हैं वो आपसे मिले थे, अलग अलग सेक्टर के लोग आपसे मिले हैं और औद्योगिक संगठनों के लोग भी मिले हैं। और कोविड
के इस दौर में इंडस्ट्रीज बड़े पैमाने पर सिक भी हुई हैं, तो इन सिक यूनिट्स के रिवाइवल के लिए क्या सरकार करने जा रही है? आखिर इनको क्या, कैसे आप आगे बढ़ाने की दिशा में सोचते हैं? क्या प्रोत्साहन इनको दे रहे हैं? 2-3 चीजें हैं। सिक इंडस्ट्री का पहले बाइफर्केशन करना पड़ेगा जी। किस किस कारण से कौन कौन सी सिक हुई। कुछ टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होने के कारण हुई होगी, कुछ तेजी मंदी के दौर के कारण हुई होगी, किसी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण हुई होगी, किसी में परिवार के चेंज ऑफ पीढ़ी के कारण बच्चे विदेश चले गए, सीनियर सिटीजन ज़्यादा सीनियर हो गए, वो नहीं चला पा रहे होंगे, कुछ मार्केटिंग के कारण। तो ये सब जब बाइफरकेट होगा तो फिर हर एक के अलग अलग जो संभव होगा उन सबका रिवाइवर करना चाहिए। प्रायोरिटी क्या है सरकार की इसमें से? सरकार की प्रायोरिटी है कि रिवाइवर हो, क्योंकि उसमें बैंकों का पैसा लगा हुआ है, उसमें सरकार का पैसा लगा हुआ है, उसमें पब्लिक की गाड़ी कमाई का पैसा इनडायरेक्ट लगा हुआ है। हमें उसे बर्बाद नहीं होने देना चाहिए, उसे कैसे भी जितना पॉसिबल हो रिवाइवर करने का प्रयास करना चाहिए, और उस पर मध्य प्रदेश की सरकार वचनबद्ध है कि वो रिवाइवल के लिए हर संभव प्रयास करेगी। एक कोशिश आप कर रहे हैं एमएसएमई को डिफेंस से जोड़ने की, डीआरडीओ के चेयरमैन से भी आपकी बात हुई है, तो क्या रहेगा इस बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि मध्य प्रदेश के कई ऐसे उत्पादक हैं जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, और खासकर एमएसएमई सेक्टर के ऐसे उत्पादक, तो आपका क्या इस बारे में कहना है? देखिए, मेरा बहुत साफ सोच है कि अभी तक हमारा डिफेंस का 80% इंपोर्ट हो रहा था जी। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की भी इच्छा वही है, पहले निर्मला जी की भी वही इच्छा थी कि धीरे धीरे हमें भारतीय प्रोडक्ट को बनाना चाहिए। और अब वो समय आ गया जब हमारा डीआरडीओ जो इसमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के रूप में, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के रूप में एक एजेंसी कैनलाइज डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा तय है जी। उसके माध्यम से हम उनके द्वारा एक मध्य प्रदेश में अगले 40 दिन में एक सेमिनार कर रहे हैं, जिसमें वो अपने सब प्रोडक्ट, डीआरडीओ माध्यम बनेगा इसमें सेमिनार? डीआरडीओ खुद आके सेमिनार करेगा। डीआरडीओ आ रहा है? हाँ, डीआरडीओ की पूरी टीम आएगी, वो अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले करेंगे और मध्य प्रदेश के लोगों को बताएंगे, और मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियलिस्ट उसमें से जिसको जो पिकअप करने की क्षमता होगी वो पिकअप करेगा। बिल्कुल। और उसको टेक्नोलॉजी भी दिलवाएंगे जी, और प्रोसेस भी दिलवाएंगे और कमिटमेंट भी देंगे, लेकिन हम केवल इंडिया के लिए, मार्केट के लिए नहीं बनाएंगे। हाँ। हम उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे, ग्लोबल मार्केट में जाना ग्लोबल मार्केट में ले जाना। इंडिया शुड एक्सपोर्ट ऑल द डिफेंस प्रोडक्ट विच दे कैन, क्योंकि वॉल्यूम ही कॉस्ट एफिशिएंसी का सबसे बड़ा कारण बनता है। एक इस दौर में एक बात और चल पड़ी है कि विश्व के अनेक देश जो हैं चाइना से अपने इंडस्ट्रियल बेस उठा रहे हैं। जो हालात चीन की है उसमें अनेक देश वहां अपने इंडस्ट्रियल बेस रखना नहीं चाहते। तो ये इंडस्ट्रियल बेस जो चाइना से उठ रहे हैं, ये भारत और विशेषकर मध्य प्रदेश में आए, इसके लिए कोई प्रयास एमएसएमई विभाग ने शुरू किए हैं क्या? बिल्कुल करिए, माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं इसमें बहुत रुचि ली है। श्रम कानून को एकदम तेजी से परिवर्तन का एक कारण ये भी रहा है कि हम विदेश से, क्योंकि जापान ने $2 बिलियन जी का फंड रेज किया कि जितनी भी जापानीज कंपनी चाइना में प्रोडक्शन कर रही थी उन्हें वहाँ से, चाइना से उठा के किसी भी देश में ले जाओ। यूरोप की भी कंट्रीज ने कुछ ऐसा प्रोविज़न किया, अमेरिका ने किया है। अब सवाल ये कि इस कोविड अगर नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ ना बैठा होता, मैं शायद जापान में बैठा होता या यूरोप में बैठा होता या अमेरिका में बैठा होता, क्योंकि उन सब कंपनियों से मुझे ये मालूम है कि जब शिवराज सिंह चौहान पिछले दौर में मुख्यमंत्री थे और अब उन्होंने मध्य प्रदेश में उद्योग लाने के लिए विदेश यात्राएं की थी, तब आप उनके साथ थे और आपने विश्व के कई औद्योगिक घरानों से मुख्यमंत्री की मुलाकात करवाई थी और उनसे आपने कहा था कि आप आइए, मध्य प्रदेश आपके लिए पलक पावड़े बिछा के तैयार है। उस समय आप विधायक थे, लेकिन अब तो आप एमएसएमई के मिनिस्टर हैं और अब आप उनको पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर देने की स्थिति में हैं। देखिए, आप फिर बात को थोड़ा सा ज़्यादा स्पष्ट कहें कि मुख्यमंत्री जी के पास पूरे प्रदेश का हर नॉलेज है, मैं सिर्फ सहयोग करता हूँ। मैं सहयोगी की भूमिका में कि भैया कैसे उस डील को क्लोज करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अगर मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आएगा
रोटेशन ऑफ कैपिटल होगा और वास्तव में मध्य प्रदेश की ग्रोथ, मध्य प्रदेश में बाहर का कितना पैसा आ रहा है उससे उसकी ग्रोथ का आकलन होता है। विद इन मध्य प्रदेश में घुमा हुआ पैसा मध्य प्रदेश की नेट ग्रोथ नहीं बढ़ाता है। एक सवाल, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा। जापान में मैन पावर की बहुत अधिक आवश्यकता है। आपके विधानसभा क्षेत्र जावत के जो बच्चे बाहर जाकर नौकरी करने का माद्दा रखते हैं उन्हें आपने जापान ट्रेनिंग के लिए भेजा था। आप जापान के टीचर्स को यहाँ ला रहे हैं, उनकी कोचिंग शुरू करवा रहे हैं, जापानीज लैंग्वेज की क्लासेस शुरू करवा रहे हैं। तो क्या इस दिशा में मध्य प्रदेश सरकार आगे कुछ कदम बढ़ाने जा रही है? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के बलबूते पे ही जी माननीय शिवराज जी ने जावत के 10 हायर सेकेंडरी स्कूलों में जापान के कोच विशेष रूप से मेरे आग्रह पे प्रोवाइड करें जी। और अब ये तो अभी कोविड के कारण स्कूल बंद है, 10 स्कूलों में जापानीज क्लासेस चालू कर दी। जापान की ज़रूरत ये है कि बिना लैंग्वेज के वो किसी बाहर के आदमियों को वीज़ा और काम की परमिशन नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ अंग्रेजी बहुत कम चलती है। तो हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि वो आफ्टर 12th सीधा वहाँ ग्रेजुएशन करे, ग्रेजुएशन के साथ वो 4-5 घंटे दिन में काम करे, 4-5 घंटे काम करके वो इतना पैसा कमा लें 3 साल में कि वो आके अपने खुद एंटरप्रेनर बने। मैंने इस पूरे प्रोजेक्ट को स्किल डेवलपमेंट फॉर एंटरप्रेनरशिप का नाम दिया। मैं नौकरी के लिए नहीं भेज रहा, मैं पढ़ाई के लिए नहीं भेज रहा, मैं एंटरप्रेनरशिप सीखने के लिए और सकारात्मक सोच के साथ 100% डिलीवरी इन टाइम करने की आदत सीखने के लिए भी। चलिए सकलेचा जी, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से बच्चों को जापान में रोजगार दिलाने की दिशा में सोच रहे हैं और उनको एंटरप्रेनर बनाने की दिशा में सोच रहे हैं। डिजियाना न्यूज में आप चर्चा के लिए पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए डिजियाना न्यूज।